हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये सीरीज चल रही है हमारी ज्योग्राफी से संबंधित PYQ प्लस MCQs की, उसको एक कदम आगे और बढ़ाएंगे। आज इसमें हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित जो कि आपके PYQs रहे हैं। ये किसी न किसी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं और आते भी रहेंगे। आपका चाहे ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेट का हो, सेट का हो, TGT, PGT या फिर अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर लें। आप GS दिवाकर सर नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, वहाँ से आपको ये ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करेंगे तो आप इसमें लॉगिन करने के बाद में कोर्स एंड बैचेस आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। तरंग धैर्य क्या है? तरंग धैर्य पूछा गया है तो ये होता क्या है? तरंग धैर्य का मतलब होता है दो लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी, या फिर तरंग द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, या फिर तरंग की ऊंचाई का आधा होता है, या तरंग द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो इसमें क्या होता है, तरंग जो दो लगातार शीर्षों के बीच की क्षैतिज दूरी होती है, एक वेवलेंथ गई शीर्ष हो गया, एक इसका पद हो गया, ये फिर शीर्ष हो गया, एक पद हो गया, ये जो बीच की दूरी है इसको बोला जाता है आपका तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से किसे जनांकीय विभाजक मानते हैं? तो जो जनांकीय विभाजक यानी कि जहाँ पर जनसंख्या का ह्रास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, वो साल है आपका 1921 का। यहाँ पे अगर आपको पता हो तो ये पॉइंट माइनस के 0.31% की हानि देखी गई थी, जनसंख्या ह्रास हुआ था, जिसका के कारण था अकाल आया था उस साल में, महामारियों का प्रकोप काफ़ी था, जिसके कारण जनसंख्या का क्या हुआ था, काफ़ी मृत्यु हुई थी और जनसंख्या की गिरावट देखी गई थी। तो इसीलिए इसको जनांक के विभाजक के रूप में जानते हैं। 1921 के साल इसको कहा जाता है, या फिर इसको महान विभाजक का वर्ष भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इस कथन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो पहले चीनी उद्योग था उत्तर में काफ़ी अच्छा था, चीनी उद्योग चलता था अच्छे से, लेकिन अभी क्या है, वो चल रहा है दक्षिण की ओर में। तो वहाँ पे क्या कारण है कि जिसके कारण जो दक्षिण में गन्ने का स्थानीयकरण हो गया है, तो वो है आपका गन्ने की अधिक उपज होती है वहाँ पे, प्रति हेक्टेयर जो उपज होती है गन्ने की वो अधिक होती है, और जो सुक्रोज की मात्रा होती है गन्ने में वो दक्षिण में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी कारण से क्या हुआ है कि जो चीनी के उद्योग थे उनको रॉ मटेरियल वहाँ पे ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था दक्षिण में, इसलिए वो उत्तर से दक्षिण की ओर में खिसक गए, चले गए। ठीक है, यहाँ सुक्रोज यानी कि शर्करा की मात्रा ज़्यादा मिलती है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। पाइपलाइनों के विकास में मुख्य रूप से सहायता की जाती है। जो पाइपलाइन होते हैं उनके विकास में किसकी सहायता की जाती है? तो इसमें की जाती है पेट्रो रसायन के अवस्थापना में। किसके लिए की जाती है? इसमें पेट्रो रसायन उद्योग के अवस्थापना में इसके मुख्य रूप से विकास की जो सहायता की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो शब्द बना है रेगुर, ये किससे संबंधित है? रेगुर शब्द आपका संबंधित है काली कपास मिट्टी से। इसी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, काली कपास मिट्टी को ही। जो भारत में काली मिट्टी है, काली मिट्टी का जो परसेंटेज पाया जाता है, या फिर जो प्रति कितने किलोमीटर में ये पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी 5.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपकी काली मिट्टी फैली हुई है। अगर यहाँ पे आपको पता हो तो इसमें जो कपास होता है काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें होता है, काफ़ी हेक्टेयर में इसमें कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है काली मिट्टी में। अगर आप काली मिट्टी का देखोगे किस किस राज्य में मिलती है, तो ये मिलती है आपको दक्षिण में ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें आके आपके महाराष्ट्र हो गए, दक्षिण पूर्वी गुजरात हो जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तरी कर्नाटक हो जाएगा, उत्तरी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसमें उत्तर पश्चिम तमिलनाडु हो जाएगा, दक्षिण पूर्व राजस्थान। इन क्षेत्रों में आपकी क्या मिलती है? काली कपासी मिट्टी पाई जाती है, जो कि ये कृषि किसके लिए होती है? उत्तम होती है, कपास की खेती के लिए उत्तम तो होती है, बेस्ट होती है। इसके अलावा इसमें और भी फसल उपजाई जा सकती हैं, जैसे कि मूंगफली हो गई, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, ये सब किस में उगाई जा सकती हैं? काली कपासी मिट्टी में, या फिर काली कपास रेगुर मिट्टी में ये
ये फसलें अच्छी तरीके से पैदावार इनकी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, जो सबसे गहरी नदी घाटी है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी भागीरथी एवं अलकनंदा में सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। अगर आपको पता हो तो भागीरथी और अलकनंदा में एक प्रयाग बनता है जिसको एक जाना जाता है देव प्रयाग के नाम से भी इसको जाना जाता है। संगम जो होता है देव प्रयाग पर होता है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सेल समूह में कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना सेल समूह आपका पता हो तो ये है आपका सबसे जो पुराना है धारवाड़ समूह है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसमें जो दिया गया है। और जो सेल समूह है उनका क्रम अगर आप जानते हैं, अगर देखें तो इसमें तो दिया है आपका धारवाड़, लेकिन होता है जो शुरुआत होती है पहले हो जाएगा आपका आर्कियन समूह की चट्टानें आएंगी, उसके बाद में आएंगी धारवाड़ क्रम की चट्टानें आ जाएंगी, कोडप्पा क्रम की चट्टानें आएंगी थर्ड पर, फोर्थ पर आपका आ जाएगा विंध्यन चट्टानें आ जाएंगी, उसके बाद में गोंडवाना आएंगी, गोंडवाना के बाद में तृतीय क्रम की चट्टानें और चतुर्थ क्रम की चट्टानें, ये आपकी हो जाएगी सेल समूहों का क्रम हो जाएगा या फिर चट्टानों का समूह हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पुरानी इसमें दी गई है वो है आपकी धारवाड़, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम पूछा गया है, तो इसका उद्गम होता है आपका रायपुर से होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। रायपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। सिहावा नाम जो जगह है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में ही, वहाँ से ये निकलती है। पूरब से दक्षिण पूर्व दिशा में ये बहती है। कहाँ से बहती है? पूरब से बहती है ये, और पूरब से जाती है दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए उड़ीसा में जाती है। ये कहाँ पे जाती है? उड़ीसा में जाती है। और ये क्या करती है? डेल्टा का निर्माण भी ये करती है। क्या करती है? डेल्टा बनाती है महानदी। इसका जो निकास होता है यानी कि कहाँ पे गिरती है अपना पानी, तो ये गिराती है आपका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। जबलपुर नगर जो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? जबलपुर नगर आपका बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे पर। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा नदी का अगर आपको पता हो तो ये निकलती है अमरकंटक पहाड़ियों से, यानी कि इसके पश्चिमी भाग से निकलती है, जो कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य से होकर ये भ्रंश घाटी के बीच में होकर निकलती है। ये क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और ये गिरती कहाँ पे? ये गिरती है आपके अरब सागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब लाइक भी कर सकते हैं सेशन को। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका कवरत्ती एवं मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल अवस्थित है या फिर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? उनका नाम बताएं। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो है राजस्थान का। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और घटते क्रम में भी देख लेते हैं। राजस्थान के बाद में स्थान आता है आपका मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाद में स्थान आता है आपका, एक नंबर डाल देते हैं, फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा आपका राजस्थान, सेकंड में मध्य प्रदेश, थर्ड पर हो जाएगा महाराष्ट्र और फोर्थ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिफ्थ अगर आप जानना चाहो तो हो जाएगा फिफ्थ पर आपका गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर में। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा होकर के गुजरती है 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको बताऊं या फिर आप मुझे बताएं, आज आप हमें कमेंट में बताएं ये 8 राज्य कौन कौन से, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन हमने कई बार कराया है कि 8 राज्य वो कौन कौन से हैं कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले, या फिर जिनसे होकर जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो आप आज हमें कमेंट में लिख कर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान में मछली पालन के संबंध में मैफ का पूर्ण रूप क्या है? मैफ का इसमें पूर्ण रूप पूछा गया है। इसका जो नाम पूछा गया है ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्स एंड फिशरीज। ये है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैफ का पूर्ण रूप है, यानी कि पूरा नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 3 मई 1960 को। यूरोपियन मुक्त व्यापार की
स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वो कौन कौन से थे, इसमें आ जाएगा आपका ऑस्ट्रिया आ जाएगा, फिनलैंड आ जाएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। ये कौन थे इसके संस्थापक देश थे। एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, ऑस्ट्रिया था, फिनलैंड था, आइसलैंड था, नॉर्वे था, स्वीडन था, स्विट्जरलैंड। ये सब कैसे संस्थापक थे। बाद में इसमें जो अन्य नाम शामिल हुए वो हुए थे इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये इसमें अन्य देश भी शामिल हो गए। ठीक है, स्थापना हुई थी आपके 3 मई 1960 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, न्यू इंग्लैंड जो औद्योगिक प्रदेश है संयुक्त राज्य अमेरिका के, इसमें 6 राज्य शामिल है। 6 राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन कौन से हैं, तो वो है आपका मेन हो जाएगा, मेन है, न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट है, कनेक्टिकट है, रोड हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। ये सब कैसे हैं आपके औद्योगिक प्रदेश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। 6 मेन हैं ये सभी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये नाम भी इनके पूछे जाते हैं। और जो बोस्टन है, बोस्टन न्यू इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर है। किसका है, न्यू इंग्लैंड का बोस्टन सबसे बड़ा शहर है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, नाम पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, जापान में समुद्री फैनी को सुखाया जाता है, पट्टियों के रूप में इनको काटा जाता है और नमकीन और चबाने वाले स्नैक्स के रूप में खाया जाता है। जापान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जापान में इसको जाना जाता है ईका के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, ईका के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरे का मौलिक रूप क्या है। हीरे का मौलिक रूप है कोयला। आपको पता होगा कि जो हीरे का मौलिक रूप होता है वो कोयला होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपकी अर्थव्यवस्था क्षेत्र दिए गए हैं, उनकी गतिविधियाँ दी गई हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सी गतिविधियाँ आती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी आपकी पर्ल कल्चर। किस में आ जाएंगी, पर्ल कल्चर प्राथमिक आ जाएंगी। द्वितीयक में आ जाएंगे आपकी सूत कताई। तृतीयक में आ जाएंगी आपकी रेल से संबंधित सेवाएं जो हो जाएंगी। और चतुर्थक में आ जाएंगे आपके अनुसंधान। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ए का थर्ड है, याद रखेंगे आप, ए का थर्ड हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोध खोज क्या है। 19 क्वेश्चन आ गया आपका। शोध खोज क्या है, शोध खोज ये एक पट्टे पर लीज लिए गए खेत होते हैं। क्या होता है, पट्टे पर होते हैं, लीज यानी कि रेंट पे जो किराए पर खेत होते हैं उनको बोला जाता है शोध खोज। ये होता क्या है देख लेते हैं इनको। इनको क्या राज्य कृषि के नाम से भी जानते हैं। इस कृषि पर किसका नियंत्रण होता है, राज्य का होता है, किसी एक पर्सन का नहीं होता। भूमि का जो स्वामी कहलाता है वो कोई एक नहीं होता जिस पर नियंत्रण होता है, वो होता है गवर्नमेंट का, राज्य जो होता है उसका होता है। इस व्यवस्था में क्या होता है, फार्म जो होते हैं स्वयं कृषक के रूप में नहीं होते हैं, राज्य की संपत्ति के रूप में होते हैं। जो फार्म हाउस होते हैं या फिर जो कृषि की खेती होती है वो राज्य की होती है, उनकी संपत्ति होती है। किसान जो होते हैं इस पर काश्तकार के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एक काश्तकार के सिर्फ उसमें जो वो कार्य करेंगे, जितना वो कार्य करेंगे उसी के अनुपात में उनको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है। मिश्रित खेती वहाँ पे होती है जहाँ पे क्या होता है, फसलें और पशुपालन का साथ साथ में किया जाता है। तो ये आपकी फसल और पशुपालन का संयोजन हो जाएगा, वहीं पे आपकी मिश्रित कृषि होगी। ये उन इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पर जनसंख्या कैसी होती है, सघन होती है, वहीं पे आपको मिश्रित कृषि जो खेती होती है ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया था। तो कृषि आयोजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें भारत सरकार ने कृषि योजना के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया था। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान कृषि संबंधित जो क्षेत्र थे, जिन बातों को मुख्य रूप से बल दिया गया था वो कौन कौन सी थी। इसमें देखा गया था शुष्क भूमि नहीं हो, वर्षा सिंचाई होनी चाहिए, समस्या क्षेत्र का विकास होना चाहिए,
पूर्वी क्षेत्र में क्या होना चाहिए, त्वरित कृषि विकास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पूर्वी साइड में काफ़ी ज़्यादा कृषि की हानियाँ देखने को मिलती हैं। खेती में विविधीकरण होना चाहिए, खेती और वस्तुओं को सहायता मिलनी चाहिए, मत्स्य पालन होना चाहिए, पशुपालन व डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तिलहन उत्पादन होना चाहिए। ये काफ़ी सारी बातें 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित फसलों में भूमध्य सागरीय प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती मिलती है, तो वो मिलती है फलों की, या खेती यहाँ पे देखने को मिलती है। फल भी कैसे होते हैं, ये फल होते हैं आपके खट्टे फलों की खेती मिलती है, जैसे कि हो गया आपके अंगूर हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, संतरा है, मेवा मिल जाती है यहाँ पे, शराब भी हो जाती है। शराब बनाने के लिए यहाँ पे क्या है, विश्व प्रसिद्ध शराब बनती है, फलों से बनाई जाती है ये। इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर की यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है कैसी मिलती है वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर की यहाँ पे वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी होती है, फलों की खेती होती है, खट्टे फल होते हैं, ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रेट आर्टिजियन बेसन स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है आपका ग्रेट आर्टिजियन बेसन, ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिजियन जो होते हैं वो होता क्या है, बेसन या फिर इनको नाम मान लीजिए आप कूप, एक तरह के कुएं होते हैं, ये इनको बोला जाता है पाताल तोड़ कुएं। ये क्या होता है, ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं ये, जो धरातल के ऊपर उनके जो जल होता है खुद से, यानी कि अपने आप ऊपर जल आ जाता है। इसमें क्या होता है, पहले खोद दिया जाता है, इतना खोदा जाता है कि उसमें पानी अपने आप ऊपर आ जाए, कुएं की तरह में इसको खोद दिया जाता है। इसको बोला जाता है आपका आर्टिजियन बेसन या फिर आर्टिजियन कूप बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? जहाँ पे अनेक परिवहन मिलते हैं वहाँ पर जो आकार बनता है वो बनता है आपका तारा, यानी कि देखो एक जो परिवहन मार्ग है वो इधर से आ रहा है, एक परिवहन मार्ग आपका इधर से आ गया, एक इधर से आ जाएगा, इनके अगर किनारे किनारे पर बसाव हो जाएगा, इधर इधर हो गया, तो ये किस प्रकार का बन जाएगा आपका, एक प्रकार से तारा का प्रतिरूप बन जाएगा। तो इसलिए जो जो प्रतिरूप बनेगा वो स्टार पैटर्न या फिर तारा आकृति का बन जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नगरों की स्वरूप की तारा स्वरूप की आकृति की जो संकल्पना दी थी, सबसे पहले दी थी हुर्द ने, किसने दी थी ये, एक मिनट नाम लिख देते हैं इनका, हुर्द इन्होंने दी थी, या फिर इनको HURD। ठीक है, इन्होंने संकल्पना दी थी 1903 में, सर्वप्रथम इन्होंने संकल्पना दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जो स्थानिक प्रजातियां होती हैं मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती हैं? स्थानिक प्रजातियां आपकी पाई जाती हैं पूर्वोत्तर राज्य में, जो पूर्वी राज्य हैं भारत के 7 स्टेट जिनको बोला जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर ये स्थानीय प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। जिसमें अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी मिलती हैं अपातानी, दफला है, मिसी है, सिंधियो है, ये मिलती हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश में। असम में जाओगे तो असम में आपको मिलेंगी बोरो मिल जाएंगी, कचारी, चकमा, मेकेर, ये सब मिल जाएंगे आपकी असम में। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया फेमस है। नागालैंड में जाओगे तो आपको नागा, सितेंग ये जनजातियाँ मिल जाएंगी। मणिपुर में आपकी कोकी मिल जाएगी, लेप्ता मिल जाएगी। यहीं आप अगर त्रिपुरा में जाओगे तो त्रिपुरा में आपको मिल जाएगी भूटिया मिल जाएगी, चकमा मिल जाएंगी, गारो मिल जाएंगी, ये सब किस में मिल जाएंगी, भूटिया में मिल जाएंगी, उसमें त्रिपुरा राज्य में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका ऑप्शन मैंने शायद आंसर लगाया नहीं है, पूर्वी भारत हो जाएगा या फिर पूर्वोत्तर भारत, सॉरी पूर्वी भारत नहीं होगा, पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिकार करने का जो हार्पून नामक यंत्र है वो कौन यूज करता है? ये यूज करते हैं आपके एस्किमो, ये हार्पून नामक यंत्र यूज करते हैं शिकार करने के लिए। और इनका जो घर होता है रहने का, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, उसको बोला जाता है इग्लू। क्या बोला जाता है? इग्लू। ये होता है आपका बर्फ का अर्धगोलाकार, यानी कि जिसमें आधा गोला टाइप का इस प्रकार का ये घर होता है। ठीक है, ये ऐसे निकास टाइप में होता है, इस टाइप का एक घर बनाते हैं जिसमें ये लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में
क्षेत्रों में किस में 2011 में अनुसूचित जनजातियों का सबसे उच्चतम जो उच्च परसेंट रहा है वो कहाँ पे रहा है? 2011 का इसमें पूछा गया, तो ये रहा है आपका लक्षद्वीप में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में जो अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना है? 8.6% है, ये अनुसूचित जनजातियों का है। और सर्वाधिक जनसंख्या जो अनुसूचित जनजातियों की मिलती है वो केंद्र शासित और राज्यों में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा मिलती है मध्य प्रदेश में। लेकिन जो अनुसूचित जनजातियों की निम्नतम जनसंख्या मिलती है वो मिलती है दमन एवं दीव में। यहीं अगर इनका परसेंटेज पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिलता है लक्षद्वीप में। और पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गए, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ पे कोई भी आपको अनुसूचित जनजाति देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका अनुसूचित जनजातियों से संबंधित। यहाँ पे जो पूछा गया है उच्च परसेंटेज पूछा गया है, हाई परसेंटेज था किसका? लक्षद्वीप का। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगोलर प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। मंगोलर जो प्रजाति होती है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मध्य एशिया से मंगोलर प्रजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटे दांत होते हैं किस मानव प्रजाति के होते हैं ये छोटे दांत? किसका गुण है ये? तो ये है आपके सबसे छोटे दांत पाए जाते हैं मंगोलायड के। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़े दांत किसके होते हैं तो सबसे बड़े दांत होते हैं निग्रोइड्स के। किसके होते हैं? निग्रोइड के। अगर आपको याद हो, आपने सेशन पिछला वाला देखा हो, तो आप हमें ये बताएं कमेंट में कि सबसे जो पुरानी जनजाति जो मानव प्रजाति है वो कौन सी है? निग्रोइड है, मंगोलायड है, काकेसाइड है या फिर ऑस्ट्रेलाइड है? ये आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। इसमें ज़्यादा से कम की ओर चलना है, तो अवरोही क्रम कौन हो जाएगा? जनसंख्या के अनुसार से पूछा गया है। इलाहाबाद की अगर आपको पता हो तो इसकी जनसंख्या है 59.54%, या फिर इनको 1000 में गिन लीजिए। फिर उसके बाद में हो जाएगा आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद में गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद में लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया था और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था? तो इसमें नाम दिए गए हैं आपके मैकेंडर, एल.डी. स्टैम्प, गैडीज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका एल.डी. स्टैम्प थे। इन्होंने भूमि उपयोग जो मॉडल है अध्ययन आरंभ किया था। ब्रिटेन की भूमि का प्रयोग इन्होंने मानचित्र प्रस्तावित किया था। बुक भी लिखी थी इन्होंने, ब्रिटेन की भूमि इसका उपयोग एवं दुरुपयोग, ब्रिटेन लैंड ऑफ ब्रिटेन एंड इट्स यूज एंड मिस यूज, ये इन्होंने बुक लिखी थी। एल.डी. स्टैम्प की काफ़ी फेमस बुक थी। अन्य भी थी इनकी, ब्रिटिश द्वीप थी, भौगोलिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण था, जीवन तथा मृत्यु का भूगोल इन्होंने ही लिखी थी। चिकित्सा भूगोल की अगर किसी ने नींव रखी थी ब्रिटेन में तो वो थे आपके स्टैम्प महोदय ही थे। इन्होंने आपके चिकित्सा भूगोल की ब्रिटेन में नींव रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं पूछा गया है। इसमें कॉस्मोस दिया था हम्बोल्ट ने, अर्धकुंड दिया था रिटर ने, एंथ्रोपोजियोग्राफी दी थी रेडजेल ने, ज्योग्राफी जो जर्नलिस्ट थी ये आपकी हेरोडोटस ने न दे करके वारेनियस ने दी थी। वारेनियस जिनको आप जानते होंगे डिक्टोनॉमी का जनक इनको कहा जाता है, द्वैतता का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि यही ढंग से सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। जो वारेनियस थे इन्होंने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की आधारशिला भी रखी थी, और इनको जो वारेनियस को क्रमबद्ध भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जर्मन शब्द था लैंडशाफ्ट, इसकी अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या की थी। लैंडशाफ्ट की जो अंग्रेजी भाषा में व्याख्या की थी वो थी कार्ल सावर ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी बुक है काफ़ी फेमस है कार्ल सावर की। सांस्कृतिक भूगोल हो जाएगा, स्थल एवं जीवन का ये इन्होंने बुक लिखी थी, स्थल एवं जीवन। दृश्य भूमि की आकृति विज्ञान इन्होंने ही लिखी थी, तो ये इनकी फेमस बुक है कार्ल सावर की। लैंडशाफ्ट की अंग्रेजी भाषा में विस्तृत व्याख्या कार्ल सावर ने की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी काफ़ी फेमस पुस्तक है ये, हर्ट्सहोन की है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जो कि लिखी थी इन्होंने
1939 में 1939 में उन्होंने अपनी ये बुक लिखी थी। दूसरी बुक इनकी लिखी थी पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसी का सॉरी इसमें पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये लिखी थी इन्होंने 1959 में। किस में लिखी थी? 1959 में। एक बुक इनसे पहले आई थी, इससे पहले, वो थी द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि लिखी थी इन्होंने 1939 में। 1939 में द नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी थी, वो भी हडसन की ही थी। काफ़ी फेमस पुस्तक रही है इनकी। इडियोग्राफिक इनका अप्रोच रहा है हडसन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकल्पनाएं दी गई हैं, उनके प्रस्तावक दिए गए हैं। इनके ऑप्शन ऊपर कर लेते हैं। क्या होता है कि सम्मिलित करने में टाइम लग जाता है। निश्चयवाद की संकल्पना दी थी, ये दी थी आपके रेडजेल महोदय ने। एक हो जाएगा सेकंड। ठीक है, संभववाद की जो स्थापना या फिर इनकी प्रस्तावक थे ब्रूंस थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी थी गिरफिट टेलर ने नवनिश्चयवाद की दी थी। और प्रसंभववाद की OH के स्पेट ने दी थी। ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा थर्ड। ए ऑप्शन यहाँ पे सही से सुमेलित हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ये गतिशीलता का संक्रमण मॉडल ये किया था आपके जेलेंस्की ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भूगोल में मानवतावादी विचार के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आपके, ये टॉन नहीं दिया गया, ये गलत लिख गया है हिंदी में वर्जन, तुआन होगा। ठीक है, तुआन, यीफू तुआन, इन्होंने क्या दिया था? मानवतावादी विचारधारा के इनको प्रतिपादक या फिर प्रतिपादक कहा जाता है। नाम इनका तुआन या फिर टॉन, याद रखे ना। 1976 में इन्होंने मानवतावादी शब्दावली का सबसे पहले उपयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। कौन से राज्य में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो नाम दफा आपको पता होगा, ये आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार केरल में है। बांदीपुर आपका है कर्नाटक में। और लामजाओ या फिर केबुल लामजाओ है मणिपुर में। ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, ए सही से सुमेलित हो रहा है आपका। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी जो है रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाद्वीप दिए गए हैं, शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के नाम हैं अलग अलग प्रदेश में उनको दिया गया है, या फिर अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? प्रेयरी के नाम से। दक्षिणी अमेरिका में इनको जाना जाता है पंपास के नाम से। अफ्रीका में इनको जाना जाता है बेल्ट के नाम से। और ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो इनको जाना जाता है डाउन्स के नाम से। ठीक है, ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ। चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें सुमेलित ढंग से हो रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है ये। ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी कर्मता निश्चय से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि निष्कासन का नियम। ये संबंधित है पारिस्थितिकी कर्मता या फिर निश्चय, जो ये दिया गया है NICHE। ठीक है, इससे संबंधित पूछा गया तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन का नियम ये संबंधित है आपके निश्चय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी जो प्रकोप है आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। प्रकोप कब आपदा बनता है? जब वो क्या करता है, सब उस पर जो प्रभाव पड़ता है प्रकोप का मानव आवास पर पड़ता है, यानी कि जब जन और धन दोनों की हानि होती है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में होती है, संकट काफ़ी गहरा होता है, तो तब ये जो प्रकोप बनता है वो आपदा के रूप में फैल जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रकोप होता है जिसमें कि जन की हानि नहीं होती है, सिर्फ जो माल वाल होता है उसकी हानि हो जाती है। प्रकोप हल्का फुल्का है, लेकिन ज़्यादा बड़े लेवल पर हो जाता है तो उसको नाम दिया जाता है आपदा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वे पौधे जो अपना जीवन दूसरों पर गुजारते हैं कहलाते हैं, यानी कि जो अपना जीवन क्या करते हैं दूसरों के ऊपर में करते हैं, वो कहलाते हैं आपके एपीफाइटिक। एपीफाइटिक क्या होते हैं? ऐसे लताएं होती हैं जिनकी जड़ें ज़मीन पर नहीं होती हैं। क्या होती हैं? ज़मीन पर नहीं होती हैं। वृक्ष के तने होते हैं, शाखाओं उन पर उगा आती हैं।
ये जो आपको शायद नाम सुना होगा आपने अमरवेल का, ये क्या है, एपीफाइटिक टाइप का ही है। ये ज़मीन में इसकी कहीं भी ग्रोथ नहीं है, इसको सिर्फ उठाओ पेड़ पर ऊपर डाल दो, ये उस पेड़ को ऐसे घेर लेती है कि वो खुद पेड़ सूख जाएगा लेकिन वो हरी भरी बनी रहेगी। ये किस प्रकार का है, जो अपना जीवन के साथ दूसरों के ऊपर गुजार लेते हैं। ठीक है, एपीफाइटिक हो जाएगा। अगर आप जेरोफाइट के बारे में जानना चाहें तो जेरोफाइट्स ऐसे पादप समूह होते हैं जो कि कहाँ पे उगते हैं, उष्ण जो शुष्क जलवायु क्षेत्र होते हैं वहाँ पे विकसित होते हैं। जैसे उष्ण मरुस्थलों होते हैं, मरुस्थल होते हैं, वहाँ पे वनस्पतियाँ इस श्रेणी में जो होती हैं जेरोफाइट से जो कांटे वाली होती हैं, वो कहाँ पे मिलती हैं, आपके मरुस्थलों में देखने को मिलती हैं। हेलोफाइट्स जो होते हैं, हेलोफाइट्स उगाए जाते हैं आपके लवणीय मृदा में, यानी कि जिस पानी में लवण होता है यानी नमकीन जो पानी होता है उसमें जो पादप उगते हैं उनको बोला जाता है हेलोफाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि जल में निगम्य पौधे होते हैं, यानी कि तैरने वाले जो पौधे होते हैं। आपने सारागैस उसी का नाम सुना होगा, जिसमें वो घास मिलती है पानी में, तो वो क्या है, एक आपकी हाइड्रोफाइट टाइप की ही है, तो जो कि कहाँ पे उगती है, जल में होती है, यानी कि तैरने वाले इनके पौधे नाम दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। एक मिनट, ये तो क्वेश्चन ही गायब हो गया। जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया था? जीवमंडल का प्रयोग किया था सबसे पहले बर्नार्डस्की ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो वो है आपकी जो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर, आपके प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप सागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तारित होते हैं? तो ये निक्षेप होते हैं आपके जैविक निक्षेप, जो कि महासागरीय निक्षेप में महासागरीय तलों में सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अपरदन वगैरह कम देखने को मिलता है। तो जो जैविक निक्षेप होते हैं तलों में काफ़ी संख्या में जमावृत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो जैविक निक्षेप होते हैं कई तरह के हो सकते हैं, इनको ऊज के नाम से भी जाना जाता है। जैविक निक्षेप यहाँ पे दो तरह के मिल जाएंगे आपको। एक तो होते हैं आपके सिलिका जिनमें ज़्यादा होती है, एक होते हैं चूना प्रधान जिनमें चूने के होते हैं। चूना प्रधान में भी आपके दो टाइप के हो जाते हैं। चूना प्रधान अगर आपको पूछा जाए तो उसमें हो जाता है ग्लोबिजेरेना ऊज हो जाएगा, टेरापोड यूज हो जाएगा, ये आपके कैसे हो जाएंगे, चूना प्रधान हो जाएंगे। सिलिका प्रधान में आप जाओगे तो सिलिका प्रधान में आपके डाइटम हो जाएंगे, डाइटम ऊज जिनको बोला जाता है। रेडियोलोरियन यूज हो जाता है, ये किसके हो जाएंगे, सिलिका के हो जाएंगे। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऊज है जो कि सिलिका प्रधान है या फिर चूना प्रधान है। तो चूना का आप याद रखेंगे ग्लोबिजेरेना, टेरापोड, ये हो जाएंगे चूना प्रधान, और सिलिका के यूज हो जाएंगे डाइटम और रेडियोलोरियन, ये आपके हो जाएंगे सिलिका प्रधान यूज। ठीक है, जो कि किसके निक्षेप में, जैविक निक्षेप है, महासागरीय तलों में ही होते हैं, काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महासागरीय मग्न तट की गहराई कितनी होती है? महासागरीय मग्न तट की गहराई होती है, ये इसकी गहराई होती है 200 मीटर या फिर 600 फीट इसकी गहराई होती है। अगर इसका ढाल पूछा जाए तो ढाल होता है इसका 1 डिग्री से 3 डिग्री तक इसका ढाल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। निम्नलिखित में से प्रवाल वृत्तियों के हिमानी निरंतर सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जो प्रवाल का हिमानी निरंतर सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था आपके रिगिनोल्ड ए डेली ने। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। कोपेन की सीएस जलवायु कहाँ पे मिलती है? सीएस जलवायु जो कोपेन की मिलती है वो मिलती है आपके भूमध्य सागरीय प्रदेशों में या फिर क्षेत्रों में। ये आप हमें कमेंट में बताएं कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे किस प्रकार की कृषि होती है, ये आप हमें कमेंट में लिख करके बताएं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे से आपका सही हो जाएगा सीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की रोशनी को अधिक परावर्तित करता है? तो सूर्य की रोशनी यानी कि जो सबसे ज़्यादा परावर्तित करते, रिफ्लेक्शन ज़्यादा करे, वो करती हैं आपकी धान की फसल करती हैं, या फिर ताज़ा बर्फ से आच्छादित भूमि करती है, या फिर रेतीली रेगिस्तान करती है, या फिर प्रेयरी भूमि करती है। तो ये करती है आपकी ताज़ा बर्फ से आच्छादित जो भूमि होती है, सबसे ज़्यादा ये
परावर्तित करती है। इसका एल्बिडो जो होता है बर्फ़ का सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि इसमें परावर्तन की मात्रा काफ़ी होती है। इसमें क्या होता है, सफ़ेद होती है बर्फ़, और सफ़ेद के साथ साथ में चिकनी भी होती है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी इसमें ज़्यादा अंदर तक नहीं भेद पाती है, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी को बोला जाता है एल्बिडो। तो सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा को अधिक ये परावर्तित कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल की जो ओजोन परत है पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है? ये बचाती है आपके परावैंगनी किरणों से बचाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाकी की गामा किरणें, एक्स किरणें, फ्लोरोकार्बन, ये सभी किसी से नहीं, ये बचाती है आपके परावैंगनी किरणों से। ठीक है, जिसकी कि जो समताप मंडल में इसका ये जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। हाइट इसकी जो ज़्यादा एक्टिव रहती है वो रहती है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर में बीच में, काफ़ी इसका अच्छा प्रकोप रहता है। ठीक है, वायु में जो मंडल है उसमें ओजोन को एक रक्षा आवरण के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि क्या करती है, ये काफ़ी प्रोटेक्शन करती है हम लोगों के लिए, किससे, स्किन डिसीज वगैरह से बचाने के लिए प्रोटेक्शन इसका अच्छा है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।